अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 हमने डिस्कस करना है। और आज के लेक्चर में बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलने वाला है कैपेसिटर्स के हवाले से। उस मटेरियल के अंदर क्या क्या होगा वो पहले मैं आपको बता दूं, जिसे हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं। उसमें कैपेसिटर हम डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर की कुछ टाइप्स हैं और कैपेसिटेंस है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, फोर्स ऑन अ प्लेट, फोर्स ऑन अ वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर बाय अनदर। इसके अलावा हम कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास मैट्रिक्स सिंटेक्स बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 है ये, ठीक है। और क्लास इंटर का चैप्टर नंबर भी 12 है, जिसको सिंटेक्स बोर्ड मादर की 12 नहीं बल्कि 14 है, ठीक है। सिंटेक्स बोर्ड का ये 14 है, 12 नहीं है। क्लास इंटर में सिंटेक्स बोर्ड जो है उसका चैप्टर 12 और पंजाब टेक्स बोर्ड का भी चैप्टर नंबर 12 ही है। उसका लास्ट टॉपिक सही है। डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर को आपने सुना होगा कि कैपेसिटर हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे ये भी सवाल करूंगा कि कैपेसिटर का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस। एक डेफिनेशन ये भाई, एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर क्या स्टोर हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर हो सकते हो। इस तरह की डिवाइस को कैपेसिटर्स कहा जाता है। दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो कि इलेक्ट्रिशियंस इस्तेमाल करते हैं, इस कैपेसिटर का एक नाम है जिसको हम कंडेंसर्स भी कहते हैं। कैपेसिटर को कंडेंसर्स भी कहा जाता है, ठीक है। या एक ऐसी डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव होती हो। इस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, मल्टी प्लेट कैपेसिटर होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। कॉमनली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मल्टी प्लेट कैपेसिटर या फिर वेरिएबल कैपेसिटर को हम कहते हैं रेगुलेटर्स, जिससे हम क्या चेंज करते हैं, वोल्टेज क्या चेंज करते हैं। पंखा तेज करना है, कम करना है, बाबा को सर्दी लग रही है, मामा को सर्दी लग रही है, तो ये सर्दी से बचाने के लिए पंखे को अगर कम करना है तो आप कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल कैपेसिटर क्या करता है, वेरिएबल मीन्स वेरी, चेंज हो रहा। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करने वाली डिवाइस। तो इसमें जो चार्जेस स्टोर हुए हुए होते हैं, ये उस चीज़ को वेरी करता है जिसकी वजह से वोल्टेज आगे पीछे होता है, ठीक है। तो वेरिएबल कैपेसिटर ये होता है। अच्छा जी, देखें, कैपेसिटर्स के साथ साथ एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये होता है कि भाई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे पास है, ठीक है, ये है। अब इसके अंदर कितने चार्जेस सेव हो सकते हैं, फर्ज करो कि भाई इसके अंदर 7 माइक्रोफैराड सेव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना 7 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ओह, क्या हो गया, ये सस्ते वाले पेन क्यों दे दिए मुझे, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर भाई कितने चार्जेस सेव हो सकते हैं, हमने कहा कि 10 माइक्रोफैराड। तो ये जो 10 माइक्रोफैराड, 7 माइक्रोफैराड है, ये एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये कैपेसिटर की। कहने का मकसद ये है कि भाई कैपेसिटेंस हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि आपके इस कैपेसिटर के अंदर कितने इलेक्ट्रिकल चार्जेस सेव हो सकते हैं। वो 7 माइक्रो भी हो सकते हैं, फैराड भी हो सकते हैं। अब यहाँ फैराड क्या है सर, फैराड तो नहीं है, कहीं वो तो हो रहे हैं आजकल वैसे भी, तो ये वाला फैराड नहीं है। हम डिस्कस करते हैं कि फैराड होता क्या है, क्लियर है। अच्छा, ये जो कैपेसिटर होते हैं ये कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं ये पता चला, आप बोलो भाई कैपेसिटर, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, जो भी है, ठीक है। सुपर कंडक्टर होते हैं,
आपको एक एमसीक्यूज दे दिया जाए तो आप बोलोगे इंसुलेटर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटेड मटेरियल भी कहलाता है। लेकिन ये जो बजाते खुद कैपेसिटर होता है ये कंडक्टर होता है, इंसुलेटर नहीं होता। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, कैसे बना नहीं पता, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो ये जो Q है, Q हमारे पास, अच्छा इसके यूनिट की बात करते हैं, सॉरी सही लिखा हुआ था। चार्जेस का जो यूनिट होता है वो कूलम, ठीक है, और वोल्टेज का जो हमारे पास होता है वोल्ट ही होता है, तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फैराड। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट बनता है वो फैराड बनता है। ये काफ़ी बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है। तो कम जो यूनिट है जिसको हम कम वाला यूनिट कहेंगे वो होता है माइक्रो फैराड और पीको फैराड। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ फैराड, इतने चार्जेस इसके अंदर होंगे, और 10⁻⁻12 फैराड। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम सीखते हैं कि हम स्फेरिकल कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, फिर हम आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं भाई स्फेरिकल कैपेसिटर का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते। जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं ना वो कुछ इस तरह का, तो लाजमी स्फेरिकल है तो स्फेयर होगा, ठीक है। अच्छा, जब अब इसके ऊपर हम चार्जेस लगाते हैं, इसको हम चार्जेस देते हैं, मतलब किसी भी सोर्स के ज़रिए हमने इसको क्या दिए, क्यू चार्जेस दिए। वो जो जितने भी चार्जेस होंगे वो उसके सरफेस पर आकर मस्तियाँ करने लग जाते हैं, ठीक है, सरफेस पर आ जाते हैं। तो ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है इसके जो इंटरनल पार्ट होता है, मतलब जो इंटरनल इसका जो वॉल्यूम होता है, जो एरिया होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब ये कि भाई इसकी जो एनर्जी होती है ना वो बाउंडेड नहीं होती। क्या नहीं होती? एनर्जी तो इसकी वो बाउंड नहीं होती। इसकी जो एनर्जी होती है वो स्प्रेड हुई हुई होती है। क्या होती है? एनर्जी जो स्प्रेड हुई हुई होती है। इसलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास है ना एक डिवाइस है, उसको हम फ़ैन कह लेते हैं। 3 पंखे होते हैं फ़ैन के अंदर, ठीक है। ये फ़ैन है आपके पास, ये फ़ैन है। ये क्या है? फ़ैन है जो कि 220 वोल्ट के ऊपर चलता है। अब देखो, पता है क्या, 220 वोल्ट और हमें जो करंट आता है ना ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्पियर, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर आता है। अब इसमें कॉइलिंग हुई भी होती है अंदर। इस कॉइलिंग को ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा करंट हमें कैसे मिलेगा? जब हम जमा हुआ करंट, मतलब एक करंट है जिसको हमने एक चीज़ के अंदर डाला हुआ, वो जमा हुआ, एकदम से कॉइल को दें तो ये पंखा घूमने लग जाता है। अच्छा, वो जो चीज़ होती है जिसके अंदर ये करंट जमता है, जम से ऐसे नहीं फ्रीज हो जाता है, मतलब जिसके अंदर हमने कलेक्ट किया हुआ होता है, उस डिवाइस का नाम कैपेसिटर है। अब हम क्या करते हैं भाई, इस कैपेसिटर के जरिए इस फैन की कॉइल्स को क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा अमाउंट में करंट मिलता है। जब ज़्यादा अमाउंट में करंट मिलता है तो ये पंखा घूमने लग जाता है। फिर भले इसको स्मूथली करंट आप देते रहो। लेकिन इस तरह के होम अप्लायंसेस जो कि 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट किए जाते हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए होता है, उन अप्लायंसेस के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। और कैपेसिटर का इस्तेमाल स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि इस कैपेसिटर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे होम अप्लायंसेस की कॉइल्स को ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए होता है। ज़्यादा अमाउंट में करंट एक साथ हमें मिलता है सिर्फ इन्हीं डिवाइस से। क्लियर है? अच्छा, ये जो हम डिवाइस इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, तो जब हम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, एक जगह सिमटी हुई होती है, एनर्जी बाउंड हुई हुई होती है। और यही बाउंड एनर्जी जब एकदम से इस पंखे के पास जाती है तो उसको ज़्यादा अमाउंट में करंट मिलता है और ये मूव करने लग जाता है। लेकिन जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं ना, इनकी एनर्जी स्प्रेड आउट हुई हुई होती है। मतलब ये होम अप्लायंसेस को बाउंडेड एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं? यहाँ आप देखें, मैंने ऑलरेडी सारा लिखा हुआ, इसलिए है कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम हो, आप लोग बोर ना हो, क्योंकि आप लोग इस तरह की काम की चीज़ें पढ़ते हुए जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में आपको प्रोवाइड की जा सकें,
इसीलिए मैंने सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। हमने क्या किया, एक प्लेट बनाई, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक प्लेट यहाँ बनी हुई है, दूसरी प्लेट यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा, ये जो एक प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर सिर्फ प्लस क्यों है। दूसरी जो प्लेट है इसके अंदर सिर्फ माइनस क्यों है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि डेल्टा टी। डेल्टा ले लो या इसको आप डी आर भी लिख सकते हो। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस आपने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में लेना है। और आपको इस बात की फीलिंग जब आएगी जब हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि सर हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में शॉर्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्यों लेना है, ज़्यादा डिस्टेंस क्यों नहीं ले सकते, अगर ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं तो क्या इफेक्ट उस कैपेसिटर के ऊपर होता है। खैर, इसका जो एरिया है, देखो कर दिया ना गलत, ये A1 कर दो, ये A2 कर दो, क्लियर है। ये आपके पास इस तरह का कैपेसिटर होता है। सर यहाँ पर जो है चार्जेस कहाँ से आए, वो मज़े की बात है, सोचने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कैसे आए, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आए, यहाँ पे नेगेटिव कैसे आए। आपको एक पिक्चर यहाँ दिखाई जा रही है। इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के साथ हम एक बैटरी अटैच करते हैं ताकि इन कैपेसिटर की प्लेट्स को, ये हैं पैरेलल प्लेट्स, इसको पैरेलल प्लेट्स कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के सामने होती हैं, इनका एंगल एक दूसरे के साथ 0 डिग्री होता है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स को जो चार्ज प्रोवाइड करने वाली चीज़ होती है उसका नाम होता है सेल या बैटरी। जो जहां, अच्छा, कैपेसिटर की जो प्लेट प्लस वाले टर्मिनल के साथ अटैच की जाती है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाते हैं। जो प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच की जाती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि भाई इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डी है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई कि डी इज मच 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 लेस देन एरिया। इन दोनों प्लेट्स का एरिया बड़ा हो, ये डी छोटा हो। अच्छा, लेंथ इज इक्वल टू प्लेट्स, मतलब ये जो लेंथ होनी चाहिए इन दोनों प्लेट्स की वो इनफाइनाइट होनी चाहिए इन अकॉर्डिंग्स विद द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इसका मतलब क्या है, आइए अब ये समझते हैं। देखें, फर्ज करें, लेट सपोज मैं आपको एक बात बताऊं। वो बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो बात ये है कि ना आपने एक प्लेट ली, एक ये प्लेट ली, ठीक है, और दूसरी ये प्लेट ली। हमने कहा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी आर, डी मीन्स डिफ्रेंशिएट, वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। लेट सपोज के वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो प्लेट्स है ना इनका एरिया कितना है, इनके एरिया 100 मीटर स्क्वायर, इसका भी और इसका भी। अब एक बात मुझे आप लोग बताओ कि जो 100 मीटर स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर से काफ़ी छोटा है। इस 100 मीटर स्क्वायर की निस्बत से अगर हम इस डिस्टेंस को देखते हैं तो क्या ये डिस्टेंस इन 100 मीटर या इस एरिया प्लेट के एरिया से काफ़ी छोटा है। हाँ बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जो प्लेट्स होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस, ये जो एरिया है, ये एरिया इस डिस्टेंस की हिसाब से इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है। ऐसा ही है, समझ में आ गया। मतलब ये जो एरिया है, इन प्लेट्स का जो एरिया होता है वो इस डिस्टेंस के हिसाब से बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जो लेंथ होनी चाहिए ना इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब आप इसकी जो लेंथ है, लेट सपोज इसकी लेंथ आप ले लो 100 मीटर, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर हो। क्या इस 100 मीटर से ये 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है? जी हाँ। तो इस लेंथ के हिसाब से ये 1 सेंटीमीटर इनफाइनाइट है, ये इस 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ये प्लेट की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि भाई प्लेट बहुत बड़ी हो, हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं वो तो बहुत छोटे से होते हैं, वो तो इतनी बड़ी उनकी प्लेट्स नहीं होती हैं। दूसरा, इनफाइनाइट प्लेट कैसे होनी चाहिए? इनफाइनाइट प्लेट का एक हमने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल की, एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। मतलब जो प्लेट्स हैं इनकी लेंथ, इनका एरिया इस डिस्टेंस के हिसाब से बहुत बड़ा होना चाहिए, और इस डिस्टेंस के हिसाब से एरिया और लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी जो लेंथ है, इसका जो एरिया है, उस डिस्टेंस के हिसाब से इनफाइनाइट है। क्लियर है? यहाँ पे इनफाइनाइट का टर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा देखें, दोनों का एरिया ना इक्वल होना चाहिए। अगर आप पैरेलल प्लेट इस्तेमाल कर रहे हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पर चार्जेस हैं तो हर एक चार्जेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलती है। अच्छा, जो हर एक चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती है, इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है बताओ? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना चार्ज है, दिस इज नोन एज सिग्मा। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना वुडन ब्लॉक का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उस वुडन ब्लॉक के अंदर भी हम सिग्मा इस्तेमाल करते हैं और हम वहाँ पर लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल का मास कितना है। इसी तरह से हम यहाँ जो सिग्मा ले रहे हैं वो ले रहे हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, प्लेट के 1 मीटर स्क्वायर में। फर्ज करो प्लेट के 1 मीटर, ये आपके पास कितना है 1 मीटर स्क्वायर। सो प्लेट के 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने चार्ज मौजूद है, दिस इज नॉन एज सिग्मा वी हैव। जिससे कि हमने पढ़ा था कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उन स्फेरिकल कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो बाउंडेड नहीं होती, वो स्प्रेड आउट हुई होती है, क्योंकि उसके जितने भी चार्जेस होते हैं वो स्फेरिकल कैपेसिटर के सरफेस पर आ जाते हैं, वो बाउंड नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाउंड होती है, यूनिफॉर्म भी होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड और यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर्टीज समझ में आ रही हैं, कंडीशन समझ में आ रही हैं कि डी छोटा होना चाहिए, दोनों के एरिया इक्वल होने चाहिए, इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, इस डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड होती है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, ये यूनिफॉर्म होती है। अब यहां पर एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है और आगे जाकर हमें ड्राइव भी करनी है, बड़ी आसान इक्वेशन है। वो ये कि ये जो प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर कितने चार्ज होते हैं हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन है ना। शाह के बाद 2 प्लेटें इनफाइनाइट लेंथ की हैं, बताएं इसके ऊपर कितने चार्ज मौजूद होंगे, तो ये कैसे मालूम होगा? तो इसका बड़ा आसान सा आंसर है। वो आसान सा आंसर ये है, अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछ लेना ये जो प्लेट्स हैं बताओ इन प्लेट्स के ऊपर है ना कितने चार्ज होंगे, और बैटरी आपको दी हुई है, बैटरी की वैल्यू आपको दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो बता देना भाई जितने पोटेंशियल डिफरेंस है उतने चार्जेस हर एक प्लेट के ऊपर होंगे। हो गई खत्म बात। यही तो हम कहते हैं कि अब फर्ज करो कि आपके पास है ना यहाँ जो बैटरी लगी हुई है वो 12 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हर एक प्लेट पर 12 कूलम चार्ज मौजूद होगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई जितने वोल्टेजेस होते हैं उतने चार्ज होते हैं, या जितने चार्ज उतने वोल्टेज। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन खत्म करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर जो C है ना ये वही कैपेसिटेंस है जो आप पहले पढ़कर आए हो, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ कंडक्टर इन अ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। समझ में आ गई? आ गई। अच्छा जी, सो यहाँ V मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, सो C इज इक्वल टू Q ओवर डेल V। सर आप चीटिंग करते हैं, ऊपर आपने V लिखा है नीचे आपने डेल V लिखा है। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो वोल्टेज ले रहे हैं वो वोल्टेज का डिफरेंस होगा ना, ये प्लेट 1 है ये प्लेट 2 है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। आओ टोटल पोटेंशियल कितना होगा तो हम वो मालूम कर सकते हैं डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 से। क्लियर है कि हम यहाँ पे डेल V को ले रहे हैं? तो इसलिए जब आप स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखो तो Q ओवर V होगी, याद रखना, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट आमने सामने नहीं होती हैं। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल लिया जाता है, जो वोल्टेजेस लिए जाते हैं, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू ली जाती है, उसमें हम V के साथ डेल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम दोनों प्लेट्स के दरमियान के पोटेंशियल लेते हैं, मतलब इस पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं तो हमें पूरा टोटल पोटेंशियल मिलता है। क्लियर है? जी हाँ सर क्लियर है। सो यहाँ पे C इज इक्वल टू Q ओवर डेल V। ठीक है, चार्ज Q आपके पास है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, डेल V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, C आपके पास कैपेसिटेंस है। तो हमें इस फॉर्मूले से पता लगा कि हमारी जो कैपेसिटेंस होती है, मतलब
कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर करने की सलाहियत होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। वो दो चीज आपके पास Q और V है। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, जितने कम वोल्टेज होंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, और जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतने कम वोल्टेज। तो एक बात याद रखना, मैंने ये बात गलत बोली है। जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V। ये तो मसला हो गया कि भाई Q और V पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है, तो सर किस चीज़ के ऊपर करती है? फॉर्मूले में तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, और वो जो दो चीज़ें हैं वो चार्जेस ऑन प्लेट्स हैं और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स हैं। आइए आगे देखते हैं कि भाई ये जो कैपेसिटेंस होती है ना वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये नजर आ रहा है मैथमेटिकली अब हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है कैपेसिटर की। अच्छा, इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट की जो वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों प्लेट्स की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए। हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E1 प्लस E2, तो हमने यहाँ पे ये किया है कि इन दोनों प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 प्लस E2 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा कि ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके हो गया। एलसीएम लिया, 2 एप्सिलॉन नॉट आया, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, तो 2 सिग्मा 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाय ई एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा था कि जो सिग्मा होता है हमारे पास वो Q बाय ए होता है, तो सिग्मा की जगह हमने Q बाय ए पुट किया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आंसर आया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो E डॉट डेल आर या E डॉट डी होता है। अच्छा जी, अच्छा ये जो डॉट है ना ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो कोस थीटा आता है। ओके, एक बात याद रखना कि E और डेल आर के दरमियान में हमेशा जो एंगल होगा ना, मतलब डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान का, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों प्लेट्स के डिस्टेंस के दरमियान का, प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसमें हमेशा 0 डिग्री बनता है, तो cos 0 इक्वल टू 1। ठीक है, cos 0 किसके बराबर होता है 1 के, सो cos 0 1 रखा, 1 मल्टीप्लाई किया E से, E आंसर आया, डेल आर मल्टीप्लाई किया तो डेल आर ही आएगा, या डेल आर को आप कह लो कि आप यहाँ पे डी रख दो। ठीक है, आप यहाँ पे डी रख दिया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिखा डेल वी इज इक्वल टू ई डी। ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई की वैल्यू है क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, सो सी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल वी। डेल वी की वैल्यू आपके पास क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट है, ये उठा गया आपने यहाँ पर पुट की, क्यू से क्यू कैंसिल, सो डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, डबल डिवीजन से इनवर्स हो जाएगा, सो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर टी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब ये है कि भाई जितनी ज़्यादा एरिया वाली प्लेट्स होंगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। लाजमी सी बात है भाई, अगर आपके पास है ना 10 बाय 10 का कमरा है तो उसमें 10 स्टूडेंट आ सकते हैं, लेट सपोज। अगर आपके पास 20 बाय 20 का कमरा है तो उसमें 20 स्टूडेंट आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 बाय 10 कमरे के अंदर 100 स्टूडेंट ला के आप बिठा दो, ये तो फिर आपकी नाअहली हो जाएगी। दूसरी मेन बात ये है कि भाई कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाओगे कैपेसिटेंस उतनी लो होती जाएगी। दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस आप जितना कम करोगे कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। देखो करीब आते हैं तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, दूर जाते हैं तो मोहब्बतें ख़त्म होती हैं। लेकिन आजकल वैसे ये बातें गलत हैं, हकीकत कुछ और है, लेकिन हम वह हकीकत नहीं डिफाइन करेंगे, तो आप यहीं कैपेसिटेंस पे रहें। सो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। सी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस। एप्सिलॉन नॉट है ना,
यहाँ रिप्रेजेंट करता है मीडियम को, मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की वैल्यू। भाई दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम होगा कैपेसिटेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस, जिसकी परमिटिविटी, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उस मीडियम के हिसाब से ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करो कि भाई आपने ना शीशा रख के दिया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी। हवा हटा के आपने शीशा रख दिया, तो एक बात याद रखना कि शीशा रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जो शीशे की परमिटिविटी होती है ना, शीशे की जो परमिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है परमिटिविटी की वो 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻11 है, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और हवा की जो है वो 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो इसलिए हवा को ख़त्म करके अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान में गिलास या शीशा रख दिया जाए तो पर आपकी जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक बात याद रखना कि जिस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, और जिस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी उसकी कैपेसिटेंस भी कम होगी, जैसे हवा है। तीसरा हमारा डिस्टेंस है। कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन एंड मीडियम। डायमेंशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एरिया और प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस, और मीडियम आपके पास एप्सिलॉन नॉट है। सो इस चीज से ये प्रूव होता है कि आपकी जो कैपेसिटेंस होती है, आपकी नहीं सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर, एरिया ऑफ प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सो आगे चलते हैं।